अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे ख़ास मेहमान अब्दुल कयूम सिद्दीकी और जनाब हसनात मलिक। मगर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान एडवोकेट इरफान कादर, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज हम 4 अहम इशूज़ पे बात कर रहे हैं। कश्मीर पर भारतीय कब्ज़ा और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोहर तस्दीक सब्त कर दी है इस भारतीय कब्ज़े के ऊपर, इस पर बात करेंगे। फिर ताहयात नाअहली का मामला आज अचानक ही सुप्रीम कोर्ट में उठ खड़ा हुआ और ये मामला भी अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर गौर आएगा जनवरी के महीने में। और उसके बाद फ़ौजी अदालतों से मुताल्लिक जो फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर अपीलों की समाअत के लिए, हुकूमती अपीलों की समाअत के लिए भी एक बेंच तश्कील दिया गया। मगर आज जस्टिस एजाजुल एहसन का वो ख़त भी मंज़र-ए-आम पे आया जिसमें उन्होंने जो 3 रुकनी जजों की कमेटी थी जो बेंच बनाने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई थी, उसकी कार्रवाई पर कुछ सवालात उठाए हैं। फिर आखिर में बात होगी भुट्टो की फांसी के हवाले से। कल सदारती रेफरेंस की बाकायदा समाअत हो रही है, 9 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा इसकी सरबराही कर रहे हैं। एक बड़ा ही तारीखी मौका है और बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रेफरेंस बराह रास्त नशर किया जाएगा या नहीं। सबसे पहले इरफान कादर साहब, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, 5 जजों का फैसला है और इस बेंच के जो सरबराह हैं भारतीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट DY चंद्रचूड़, ये बड़ी अहम बात है कि इनका पस मंज़र अगर मुख्तसरन हम बता दें कि हम क्योंकि अपने पाकिस्तान के जस्टिस साहिबान और चीफ जस्टिस साहिबान के पस मंज़र भी बखूबी याद रखते हैं, उस पर बात करते हैं, लेकिन कश्मीर के हवाले से जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो एक बड़ा ही एक गैर मुतवक्का फैसला है। क्योंकि जब समाअत हो रही थी तो भारतीय जजेस की तरफ से बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि अगर एक भारतीय रियासत के साथ जो आइन में तरमीम करके जो आर्टिकल डाला गया था, अगर उसके साथ जो स्टेटस है उसको ख़त्म किया जाता है तो फिर बाकी जो भारतीय रियासतें हैं उनके स्टेटस का क्या बनेगा। आज का जो फैसला है इसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है। ये आइन के आर्टिकल 1 और 370 से वाज़े है। 5 अगस्त 2019 को इंडिया में बरसरे इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने इंडियन आइन की शिक 370 के खात्मे का ऐलान किया, जिसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर को नीम खुद मुख्तार हैसियत और खसूसी इख्तियारात हासिल थे। पार्लियामेंट से पास होने वाली मोदी हुकूमत के इस फैसले के बाद इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सियासी जमातों ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अब जो बेंच जिसने फैसला दिया है उसके जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, इनके वालिद यशवंत वैष्णव चंद्रचूड़ भी मुल्क के 16वें चीफ जस्टिस रहे हैं। वो 1978 से 1985 तक इस ओहदे पे फाइज रहे। 1984 में भोपाल शहर में जहरीली गैस के अखराज के बाद जिसमें हज़ारों लोगों की जानें चली गई थी, उन्होंने अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के सरबराह वारन एंडरसन को मुल्क से बाहर जाने में मदद दी। उन पर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सका। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तस्दीक के बगैर ही फरवरी 1984 में उन्होंने कश्मीरी लीडर मकबूल भट्ट की सजाए मौत के फरमान के खिलाफ पटिशन खारिज की। अगले दिन ही अफजल भट्ट को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। तो इरफान कादर साहब, बतौर एक साबिक़ अटॉर्नी जनरल और एक सीनियर वकील, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या इस फैसले के अंदर आपको जजेस का कोई ज़ाती तासुब भी नज़र आता है या फिर ये हुकूमती दबाव है या वो सब कुछ है जो हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अमूमन जिसको ज़ेर बहस लाते हैं? देखें, इस केस को जिस तनाज़ुर में इंडियन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और जो क्वेश्चन फॉर्म किया गया वो तो ये किया गया था कि ये पार्लियामान जो है उसने तरमीम कर दी कानून में आर्टिकल 370 में, और उससे कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया गया और इसको एक आम तरमीम की तरह समझा गया। दर हकीकत इस तरह है नहीं। ये तो एक पॉलिटिकल इशू था जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस ने रिकग्नाइज किया एज एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल डिस्प्यूट, और इसीलिए उसमें यह फैसला हुआ था कि ये जो कश्मीर का मामला है ये प्लेबिसाइट के जरिए हल किया जाएगा। और इसी वजह से इन्हीं यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस को देखते हुए हिंदुस्तान ने तब उन दिनों में यही आर्टिकल आया था जिसके तहत उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। अब वो जो एक पोजीशन जो कि 70 साल से ज्यादा के अरसे तक बरकरार रही, उसको अब्रप्टली अदालतों के जरिए चेंज कर देना, मैं समझता हूं कि ये एक गलत बात है, ये तरीका भी गलत है। और पॉलिटिकल मैटर्स जो है वो पॉलिटिकली हल होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे अगर यूनाइटेड नेशंस भी उसके बीच में आ जाए
तो फिर यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस को आप इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बुनियाद बना के पसे पुश्त नहीं डाल सकते। तो मैं इसको इस तरह देखता हूं, मैं समझता हूं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के करने का था ही नहीं। ये सिंपलिसिटर ये इशू नहीं था इसमें एसेंशली कि तरमीम पार्लियामान कर सकती है कि नहीं कर सकती, इसके पीछे एक हिस्ट्री थी। और चूंकि ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का और इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा था, और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस उस बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्से के तहत दिया गया था। तो ये मैं समझता हूं कि अदालतों को इस्तेमाल करना या अदालतों को अपने आप को इस तरह के मामलात में पेश करना जिससे कि लगे कि अदालतें अब पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स जो कि इंटरनेशनली पॉलिटिकली सेंसिटिव हैं उनमें अदालतें आ रही हैं, ये चीज़ कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में भी माजी में कुछ फैसले इस किस्म के हुए हैं जहाँ पे कि हमारे जो इंटरनेशनल मुआहदे थे उनमें सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आके तो बहुत ये नुकसान किया है मुल्क का। और अब ये जो इंडिया में हुआ है इसकी भी कोई अच्छी यानी पेशरफ्त नहीं है और इससे कोई अच्छा इंप्रेशन हिंदुस्तान के बारे में इंटरनेशनल कमेटी में जाएगा नहीं। ठीक, इरफान कादर साहब, पाकिस्तान के पास ये मामला आलमी सतह पर ले जाने का क्या कानूनी रास्ता है या ऑप्शन है? क्योंकि ऑब्वियसली आपके कोल ये मुआहदे जो पाकिस्तान के साथ हुए, जैसे शिमला मुआहदा है, अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती की कौंसिल की करारदादें भी हैं, तो क्या कानूनी ऑप्शन है पाकिस्तान के पास अब? कानूनी ऑप्शन यही है कि अब ये मामला जो है ये इनको यूनाइटेड नेशंस की अटेंशन मबज़ूल करानी पड़ेगी और यूनाइटेड नेशंस में लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पे इसको इंटरनेशनल लॉ के तहत इसको प्लीड करना पड़ेगा। और कब ये स्पेशली इस तरफ इन्हिसार होगा कि ये जो रेजोल्यूशंस हुए थे इट्स एन इनडायरेक्ट तरीके से उनको डिफीट करने की कोशिश की गई है और उन रेजोल्यूशंस को गो के 70 साल का अरसा गुजर चुका है, उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन तो हर हालत में होनी चाहिए और इंडिया ने उस स्टेटस को चेंज किया है तो इसके खिलाफ कम से कम एहतजाज तो बहुत ज़रूरी है यूनाइटेड नेशंस में। इस पर डेफिनेटली कोई जल्दी तो कुछ नहीं होगा लेकिन हमें अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराना चाहिए ताकि दुनिया के ममालिक को पता लगे कि हिंदुस्तान ने किया क्या। इरफान कादर साहब, आपको भी लगता है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी जुडिशल इंजीनियरिंग में मुलव्वस है? क्योंकि पहले भी जब पिछले इलेक्शंस आ रहे थे उससे पहले बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करने की भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी और अब की बार जब इलेक्शन आ रहे हैं तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के हवाले से ये फैसला दिया है। तो क्या भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जो फैसले हैं आपको लगता है ये मोदी सरकार के सियासी हिकमत अमली का एक हिस्सा है? ये अब आपका सवाल ये है कि क्या भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी ये सारी इन चीज़ों में मुलव्वस है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो मुलव्वस उस तरह से है लेकिन उनको मुलव्वस कर दिया गया है। और जब मुलव्वस किया जाता है अदालतों को इस तरह के मामलात में जो कि इंटरनेशनली डील होने हैं जो कि या जिनको के सियासी तौर पर जिनका हल होना चाहिए, अदालतों को खुद ही इज्तनाब करना चाहिए और कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अदालतें इस चीज़ में फंस जाएं। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट को हम क्या कहें, हमारा तो अपना सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे सियासी मामलात में पीछे फंसा रहा है। तो दुनिया में मैं समझता हूँ कि दुनिया के लेवल पे जितने भी ममालिक हैं उनको उनकी जो अदालतें हैं, जो डोमेस्टिक कोर्ट्स हैं वहाँ के, उनको इस तरह के मामलात से बिल्कुल अपने आप को अलहदा रखना चाहिए। ठीक जी, असरात मलिक साहब, आपके ख्याल में क्या वैसे भारतीय जो मीडिया है, आज हमने कोशिश की भारतीय सहाफ़ियों से रब्ता करने की, उनके कोर्ट रिपोर्टर से भी, तो किसी ने भी इस मामले पे बात करने के लिए हामी नहीं भरी और बल्कि रब्ता भी उनसे नामुमकिन हो चुका है। तो मीडिया की कैसी कवरेज रही, कैसे देखते हैं इस केस के हवाले से? आपके ख्याल में क्या भारतीय अवाम को या दुनिया को सही तौर पे बताया गया ये मामला है क्या? और अब ये जो फैसला आया है आपके ख्याल में आप बतौर कोर्ट रिपोर्टर इसको कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये तो जो इंडियन इस चीज़ को कहते थे कि हमारा मुल्क बड़ा सेकुलर है और वहाँ मिनॉरिटीज़ को के राइट को भी बड़ा ओपनली जो है वो माना जाता है। तो जो ये जजमेंट है ये तो बीजेपी की फतह है और उनकी आइडियोलॉजी की फतह है। और जो हम देख रहे हैं कि रिसेंट पास में वहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में होता है कि वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ उस पर गलबा बीजेपी का है और वो जो है वो उस तरह इंडिपेंडेंटली आप कह सकते हैं या नज़रियाती तौर पे वो जजेस जो हैं वो उस साइड में हैं।
तो उन जजेस पे और इस वक्त जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। और आप देख लें, जब से ये बीजेपी के हवाले से की हुकूमत आई है तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको हर जगह साथ दिया है, और जो है वो हमने देखा कि जो अपोजिशन है वहाँ भी अपोजिशन के एक लीडर को जो है वो कन्विक्ट किया गया, वो कि नीचे लोअर कोर्ट से। तो ये एक चीज़ है। तो भारतीय मीडिया का किरदार आप कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि इस पे प्रॉपर डिबेट हुई है, मीडिया डिस्कशन हुई है इस इशू के ऊपर? अब्दुल्ला जान साहब, मेरा ख्याल है कि जो हमें इस चीज़ का कहा जाता था ना कि जी हमारा मीडिया जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, अब वो वही जो कुव्वत बीजेपी वो कंट्रोल कर रही है हर चीज़। लेकिन हैरानगी की बात है कि आज सुप्रीम हमारे कोई अटॉर्नी जनरल ऑफिस या लॉ मिनिस्ट्री से कोई रिएक्शन नहीं आया। वज़ारत खारजा की तरफ से कोई रिएक्शन तो आया है? कोई लीगल पॉइंट पे होना चाहिए था। वजह यह है कि ये जो मामला है कश्मीर का है, ये पाकिस्तान के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये कोई इंटरनल उनका इशू नहीं है, हमारा भी इसमें इसी तरह इन्वायरमेंट है। अब ये है कि बज़ाहिर यही है कि जो ये है कि मियाँ साहब आएंगे और फिर इंडिया के साथ मामलात और नॉर्मलाइजेशन होगी, तो ये है कि कोई ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो उस तरह रिएक्शन हमारी रियासत की तरफ से नहीं आ रहा जो होना चाहिए। ठीक। अच्छा करीम सिद्दीकी साहब, 2019 की ये बात है जब भारत ने कश्मीर का स्टेटस ख़त्म करके उसको एनेक्स कर लिया था, और ये इमरान खान का दौर था, और चेयरमैन पीटीआई जो थे अमेरिका के दौरे से वापस आके उन्होंने कहा मुझे लगता है मैंने एक और वर्ल्ड कप जीत लिया है, और उसके फ़ौरन बाद में भारत ने कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया था। तो आज ये जो डेवलपमेंट है इसमें कहाँ सियासी तौर पे हमारी कमज़ोरी थी जिसको आपके ख्याल में भारत ने और अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लॉइट किया है? मतीउल्लाह जान साहब, कुछ चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर हम इंसाफ का प्रिंसिपल देखें तो कोई डिस्प्यूटेड मामले के ऊपर दोनों फ्रीकैंड को सुना जाता है और फिर उसके बाद फैसला किया जाता है। कश्मीर इंटरनेशनली एक डिस्प्यूटेड इलाका है जिसके ऊपर पाकिस्तान और इंडिया दोनों क्लेम करते हैं। अब कश्मीर के ऊपर जैसे जूनागढ़ के ऊपर जैसे कब्जा किया गया उसी तरह से एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ताकत जो है वो एक ज़ुबान है, और तीसरी बात ये है कि बैनुल अक़वामी सतह पर यूएन की करारदादें आ गई और उसके बाद जो है वो उसके तहत नहीं चल रहा। पाकिस्तान हर फोरम के ऊपर कोई भी हुकूमत हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ए की हुकूमत है या बी की हुकूमत है, तो यूएन के अंदर पाकिस्तान का केस जो है वो ये रहा है। बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है कि 371 का जो उसको एनेक्स किया गया 370, तो वो उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि 12:30 बजे से 12:30 बजे तक धूप में खड़े होकर जुमे के जुमे एहतजाज किया जाएगा। वो भी चंद दिन चला और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गया। लेकिन हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान के अंदर मीडिया के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर मीडिया ने इसको किस तरह से लिया, तो इंडियन मीडिया खुद कहता है कि ये मोदी नहीं गोदी मीडिया है, मोदी का गोदी मीडिया है। तो मोदी का गोदी मीडिया है, और अब जो सवाल जिस तरह से वहाँ रखा गया, जाहिर है मैं और आप जो कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो पार्लियामेंट का ही इख्तियार है कि वो आइन के अंदर तरमीम करे या उस तरमीम को निकाल दे। ये तो बड़ा डेमोक्रेटिक लगता है, लेकिन ये वो मामला है नहीं है। ये दो मुल्कों के दरमियान का एक झगड़ा है जिसके अंदर बैनुल, तो इस पे डेफिनेटली जो मेरा नहीं ख्याल है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस या वजारत कानून का रिस्पांस जो है वो कोई इफेक्टिव होता। इसका प्रॉपर फोरम हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ही है जिसने आगे जाके इस मामले को आगे देखना है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाना है। बिल्कुल। और इरफान काजी साहब, क्विकली अब इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है इसके ऊपर नजरसानी की गुंजाइश तो है ना? नजरसानी आपने देख ही लिया है हमारी अदालतों में, उसको जानबूझ के इतना नैरो डाउन कर दिया जाता है कि वो नजरसानी तो मेरा ख्याल है एक फॉर्मेलिटी सी रह गई है बड़े सालों से। पाकिस्तान में तो ये शुक्र है कि एक कानून पीछे आया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि नजरसानी को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया जाए, लेकिन इन मामलात में मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी नजरसानी जो है वो होगी। ठीक, तो बाहर कैफ देखते हैं कि वो इस पे बहरहाल पाकिस्तान के पास बज़ाहिर ऑप्शंस काफ़ी महदूद हैं, और बैनुल-अक़वामी कानूनी जंग जो है उसके लिए ही अब पाकिस्तान कोशिश कर सकता है।
इसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद अगला अहम मामला जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो मामला है ताहयात नाअहली का इशू, और ये जुड़ा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के सियासी मुस्तक़बिल से। आइंदा 1-2 हफ्ते में जब इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आ जाएगा तो नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी भी जमा होने, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि ताहयात नाअहली का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट जनवरी में सुनेगी लार्जर बेंच के सामने। ये सब कुछ कैसे होगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट में आज ताहयात नाअहली का मामला अचानक सामने आया है। इरफान कादर साहब, अब चीफ जस्टिस ने एक और केस में जो एक कैसानी साहब थे, साबिक MNA भी थे, उनकी ताहयात नाअहली हुई थी 40 डिग्री के केस में 2007-8 के इलेक्शन में, और 2018 में उनके हक़ में हाई कोर्ट ने फैसला दिया जिसके खिलाफ उनके मुखालफिन सुप्रीम कोर्ट में आए थे। अब दोबारा इलेक्शन से पहले कैसानी साहब के मुखालफिन कह रहे हैं कि इनको ताहयात नाअहल किया गया था, 62(1)(f) के तहत हुए थे, मगर चीफ जस्टिस ने कहा ये कैसे मुमकिन है, और बड़े दिलचस्प रिमार्क्स भी दिए जिसमें उन्होंने कहा कि जो मुल्क से गद्दारी करता है उसकी सज़ा तो सिर्फ 5 साल लिखी है आइन में, और जो सियासतदान अगर झूठ बोल देता है तो वो सादिक और अमीन नहीं रहता और ताहयात नाअहल हो जाता है। तो आप पहले तो ये बताएं कि ये जो चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जनवरी में मामला हम टेकअप करेंगे, तो फिर जो अभी दिसंबर में कागजात नामजदगी जमा होने हैं नवाज शरीफ साहब के, उनकी क्या वो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस होगी या अबूरी तौर पे वसूल किए जाएंगे, क्या होगा, ये तलवार लटकती रहेगी? हाँ, मेरा ख्याल था कि आप सही फरमा रहे हैं कि इनको चाहिए था कि ये 2-3 दिन में इसका फैसला कर देते। इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज तो इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपको मुसल्लमा असूल बता देता हूँ कानून का कि जहाँ पे कि कुछ पेनल्टीज़ प्रोवाइड की जाती हैं आइन में, या पनिशमेंट्स होती हैं, या क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन के मामला होते हैं, तो उसमें ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इंटरप्रिटेशन की सारी किताबों में ये कंसेंसस है कि उसमें अपने पास से नाअहली जो है वो उसकी मुद्दत या मियाद मुकर्रर नहीं की जाती, और चूंकि आइन में ये नहीं लिखा हुआ, ताहयात नाअहली का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह से कह देना वो मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेचर बना दिया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से मुबर्रा एक और भी लेजिस्लेचर है वो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि आइन में नहीं है इस तरह। तो इसलिए ये ताहयात नाअहली पे जो कानून आया है, जो आर्टिकल वो 230 इलेक्शन एक्ट है, सॉरी सेक्शन 230 इलेक्शन एक्ट का, तो उसमें बिल्कुल ये वजाहत कर दी गई है कि 5 साल से ज़्यादा नाअहली जो है ना वो हो ही नहीं सकती आइन में, जो कि सही तशरीह, जो कि सही पोजीशन है। और कानून जो कोई वजाहती कानून होता है, जो क्लैरिफिकेटरी कानून होता है, वो विद रिट्रोस्पेक्टिविटी अप्लाई करता है, और उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि पहले कोई जजमेंट आई थी या नहीं आई थी सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने ओथ उठाया हुआ है, ओथ के तहत वो पासदारी करेंगे आइन की और उस कानून की जो पार्लियामान बनाएगी, और अगर वो राइजुल वक्त कानून है और उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने आइन की किसी शिक के नीचे, तो फिर उसको पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता, और चूंकि वो राइजुल वक्त कानून है तो मेरे नजदीक ताहयात नाअहली इस वक्त नहीं है। ठीक, चीफ जस्टिस ने आज एक ऑब्जर्वेशन दी, बल्कि उस्ताद मलिक साहब के एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें ताहयात नाअहली है, और दूसरी तरफ जो है इलेक्शन एक्ट में पार्लियामेंट की तरफ से बनाया गया कानून है कि ये सिर्फ 5 साल की नाअहली है, तो रिटर्निंग अफसर जो है उसके लिए बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो उस्ताद मलिक साहब, आपके ख्याल में रिटर्निंग अफसर अभी कैसे फैसला करेगा, क्योंकि इलेक्शन प्रोग्राम तो आने वाला है अगले 1-2 हफ्ते में? मेरा ख्याल है ये केस पहले डिसाइड हो जाएगा, लार्जर बेंच जल्दी बन जाएगा। वो तो जनवरी में कह रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि जनवरी में हमने करना है। ऑब्जर्वेशन आ गई हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की बड़ी वाज़ेह कि जी जजमेंट का इफेक्ट पार्लियामेंट सिंपल लेजिस्लेशन से ख़त्म कर सकती है, रिविजिट नहीं कर सकती। और इससे पहले ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कमांड अथॉरिटी के जो नीचे जो एम्प्लॉइज हैं उनको जो है वो कहा गया था कि ये हाई कोर्ट में रेट नहीं कर सकते। उसके बाद कानून सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जैसे एजाज अफजल खान की कि नहीं ये कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि नहीं बाहर है, स्टैच्यूटरी राइट नहीं है। तो वो
हाई कोर्ट ने भी रेट के ऊपर पाबंदी लगा दी। जी जी, कानून साजी के जी, कानून से कि जी वो स्टैचुटरी राइट नहीं है। वो हाई कोर्ट ने भी, जैसे अतर मिनल्ला साहब ने इंडोर्स किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी, उमर अता बंदयाल साहब उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने जजमेंट को अपील कर दिया। तो ये रहा है कि सिंपल लेजिस्लेशन से कई जो है वो जजमेंट इफेक्ट उनके खत्म हुए हैं, जजमेंट का इफेक्ट खत्म होता है। लेकिन ये तो आप देखें, जब लार्जर बेंच बनेगा, एक तो जो 62(1)(f) में जो जुरिस्प्रूडेंस तो आप ये कह रहे हैं कि जो रिटर्निंग अफसर हैं वो इस वक्त कागजात नामजदगी वसूल करेंगे इलेक्शन एक्ट में तरमीम के मुताबिक? बिल्कुल, वो उसी तरह करेंगे। एक तो उनको इलेक्शन एक्ट दिया जाएगा और उसमें, और इस दफा DCAC ही है मेरे ख्याल, ROs तो है नहीं, ठीक है, तो उनको कहा जाएगा कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हिदायत है, और बज़ाहिर यही है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन ने भी करीब साहब ये क्लियर किया हुआ था इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद कि अब वो मुद्दत 5 साल की रहेगी और तायात नहीं होगी। कोई क्या इलेक्शन कमीशन क्या कैसे हैंडल करेगा नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी को आपके ख्याल में? इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं करने हैं, रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो इलेक्शन एक्ट के तहत वो करेंगे। क्या करेंगे वो? ठीक है, सिंपल सी बात है, वो उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लॉ की इंटरप्रिटेशन तो वो कर नहीं सकते हैं, ये तो उनका जुरिस्डिक्शनल इशू ही नहीं है। तो उन्होंने जो फैसले करना है अकॉर्डिंग टू लॉ करना है, इलेक्शन एक्ट के तहत करने हैं फैसले। तो ये मामला फिर ट्राइब्यूनल में भी जा सकता है, अपील में उनके जो मुखालफिन वो तो जाहिर है, वो तो मतलब इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है। तो फिर वो जो सेटिस्फाइड होगा वो नहीं जाएगा, जो सेटिस्फाइड नहीं होगा वो उससे अगला जो एपलेट फोरम है वहाँ जाएगा, और वहाँ से चलता हुआ मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट ही के अंदर आता है, क्योंकि हर कैंडिडेट जो है वो अपने हक के अंदर या जो भी उसकी पोजीशन है, लीगल पोजीशन है, उसको क्लैरिफाई कराने के लिए वो एपलेट हक है, सबका हक है। अगर किसी के हक में फैसला आता है, किसी के मुखालफत में आता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो जाके पाइल अप हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो अल्टीमेटली ये मामला आना तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, लेकिन अभी क्योंकि शेड्यूल नहीं आया, शेड्यूल कब आता है और उसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स आया उस वक्त दाखिल हो जाएंगे, तारीख क्या, वो सारा उससे लिंक। मेरे ख्याल में नॉमिनेशन शेड्यूल तो अभी 2 दिन बाद आने वाला है, 16 तारीख को कोई कह रहा है। हाँ। और शेड्यूल आने के तकरीबन हफ्ते के अंदर कागजात नामजदगी की वसूली भी शुरू हो जाती है, 4-5 दिन का टाइम होता है। तो वो तो 22 से पहले मेरे ख्याल में ये तय होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आएंगी, क्योंकि फिर एक ऐसा हल्का जहाँ पे आप बतौर उम्मीदवार हो सकते थे किसी भी कानूनी फैसले से, और वहां पे इलेक्शन हो चुका हुआ हो और उसके नतायज जो है वो किधर जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बेहतर बात है कि अगर इंतखाबात से पहले या जो कागजात नामजदगी या ट्रिब्यूनल्स के जो फैसले हैं उनसे पहले, क्योंकि अगर हो भी जाए, मसलन ये बात है कि वो इलेक्शन तो होगा उस हल्के के अंदर, तो अगर वो देर में भी जाके फैसला होता है और इलेक्शन के अंदर वक्त है, तो फिर वो कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन तो लड़ सकेगा। क्यों इरफान कादर साहब, आपके ख्याल में रिटर्निंग अफसर को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आइंदा 1-2 हफ्ते में अगर उसने कागजात वसूल करने? फिलहाल मैं नहीं समझता कि कोई कंफ्यूजन होगी, लेकिन ये जो सदीकी साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मैं इनसे एग्री करता हूँ कि ये मामला जो है अगले 2-3 दिन में सुप्रीम कोर्ट को निबेड़ देना चाहिए था, क्योंकि वो जो पिछले चीफ जस्टिस हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन का इदराक नहीं था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी है ये बात करनी कि ये एक सिंपल सा मामला था, इसको इतना उलझा दिया गया था कि किसी केस में कुछ प्रिंसिपल, किसी केस में कुछ प्रिंसिपल, और फिर ये जो बार बार हम लफ्ज़ सुन रहे हैं री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाकई री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करते चले जा रहे थे अपनी मर्जी के बेंचेस बना के। तो ये तो 1-2 हेयरिंग की बात है, इसको वजाहत क्लियर कर दें कि जी ताहयात नाअहली बिल्कुल गलत है, और मैक्सिमम नाअहली जो है वो 5 साल है, और वो भी अदालतों के जरिए नहीं है, उसका फोरम बिल्कुल डिफरेंट है, और फोरम जो है वो स्पीकर्स के बाद मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। अदालतों कहाँ बीच में आ गई अदालतें इन सारे मामला में, अगर ये भी वजाहत हो जाए तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी। जी, मेरे ख्याल में जैसे अस्ताद मलिक भी बता रहे थे कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दी है, और उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि पार्लियामेंट का कानून जो है उसकी अहमियत बरकरार रहेगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से पहले इरफान कादर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को आपने वक्त दिया। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में अब बात करेंगे, आज जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी ख़त लिख दिया है
और इससे पहले जस्टिस काजी फायज़ा के खतूत का चर्चा होता था जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे। तो हसन मलिक साहब अपने ख़त में एजाजुल हसन साहब ने उस कमेटी की कार्रवाई का जिक्र किया है कि जो बकौल उनके उसमें एक असूल तय हुआ था कि सीनियरिटी की बुनियाद पे जो है बेंचेस बनेंगे, मगर जैसे एजाजुल हसन साहब को आज तो बेंचों की तश्कील में भी सीनियरिटी याद आ गई। ये तो जजों की तैनाती में भी जो कहते थे कि सीनियरिटी वाहिद असूल नहीं हो सकता, कुछ तजाद लग रहा है आपको? और वैसे भी कमेटी के अंदर तो कानून के मुताबिक दो की अगर जजेस की अक्सरियत है वो फैसला कर सकते हैं, कानून में तो सीनियरिटी का ही नहीं लिखा प्रैक्टिस है प्रोसीजर। अब ये देखना होगा कि 30 नवंबर को जो मीटिंग के मिनट्स जारी हुए उसमें यह है कि एजाजुल हसन साहब ने ये इख्तियार अपने दो जजेस को दे दिया, और यहाँ वो कहते हैं कि 7 दिसंबर डिस्कशन हुई है इस हवाले से, और मैंने चीफ जस्टिस साहब ने एग्री किया कि मैंने सजेशन की कि सीनियर मोस्ट का बेंच होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पूछ लूंगा अगर कोई नहीं अवेलेबल तो फिर हम इंक्लूड कर लेंगे उनको। एक जो चीज वो उनकी है कि जी मिनट्स जो है मुझे नहीं भेजे गए, मैं बार बार कॉल आती रिश्तार को। अब यही हो रहा है ना कि जब जस्टिस काजी फैसला रिश्तार को जो वो मैसेज लेटर लिखते थे जब उमर अता बंदियार और गुलजार अहमद के दौर में, अब यही काम जैसे एजाजुल हसन भी कर रहे हैं। और बगैर ये इसके पीछे अगर आप देखें ना, एक ही मामला है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के हवाले से होता था और ये एक लीगल कमेटी, देखिए एक ही मामला है, वजह जस्टिस मज़हर का केस है, बड़ा वाज़ेह है। उसकी बेंच की तश्कील पे भी एतराज किया जाता है, बिल्कुल उस पे भी किया है। और मेरा लेकिन ये सीनियरिटी का असूल कहाँ से आ गया बेंचों की तश्कील में? ये आज तक हमने कहीं नहीं सुना। असल में वो ये एक कौन सा असूल है? एक परसेप्शन है कि जी जैसे मकबूल बाकिर और जैसे मंसूर अली शाह ने तो वो तो बेंच के हिस्सा थे, अगर जैसे मुनीब को भी बेंच में शामिल होना चाहिए। अब और तो कोई है नहीं ना वजह सीनियर मोस्ट की, अदरवाइज तो कोई नहीं ज्यादा मसला। अब एक ही है कि जी जो मुझे लग रहा है कि ये सीनियर मोस्ट में कि ताकि जैसे मुनीब उस बेंच में था। चलो सीनियर मोस्ट है क्यों के साहब, जैसे एजाजुल हसन ने 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने एक फैसला दिया, तो आपको लग रहा है कि जैसे एजाजुल हसन चाहते हैं कि कोई ऐसे जज आए अपील में जो जैसे एजाजुल हसन के फैसले को बरकरार रखे, उनका अपना क्या उसमें हो सकता है? मतीला जहाँ से पहली बात तो ये है कि एक होती है जुडिशल प्रोप्राइटरी जिसको हम कहते हैं ना, उसमें ये होता है कि आप अपने मकसद के लिए जज फॉर हिज ओन कॉज नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, फैक्ट्स हैं। एक केस होता है, उसके अंदर मैं एज ए लीगल एडवाइजर अगर अपनी राय देता हूँ और फिर बतौर जज के मैं उस राय के ऊपर फैसला कर देता हूँ। ये सीटीए के कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू की आप बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू एतराज भी उठा था, साकिब निसार साहब ने कहा कोई नहीं चलो साथ बैठाए हुए थे। अच्छा, और फिर उसके बाद एक ऐसा कानून जिसको मैं गैर आईनी करार दे चुका हूं, क्यों, किस बुनियाद पे? उस जजमेंट की बुनियाद के ऊपर जिसपे मैंने मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही को कहा था, और उसके बाद मैं जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को भी जो है वो गैर आईनी करार दे दूं, और फिर मैं जो है वो फैसला दूं, एक फैसला दूं, और उस फैसले की बुनियाद के ऊपर जो है मैं भी बेंच तश्कील देने का इख्तियार भी अपने पास रखूं। तो ये तो अगर आने वाले चीफ जस्टिस का फेयरनेस का ये आलम है, तो मैं तो कहता हूं कि अल्लामा अल हफीज ही कहा जा सकता है इसके ऊपर। नहीं, लेकिन अभी इस बेंच में सीनियरिटी का कैसे रेलेवेंस चले, सीनियरिटी का एक बात हो सकती है ना, एक पिक एंड चूज नहीं होना। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, पिक एंड चूज नहीं होना। मेरे ये तासुब डिस्पेल होना चाहिए कि पिक एंड चूज ना हो। अच्छा, कानून में अब आ जाते हैं उस बेंच के ऊपर जिसके ऊपर इंट्रा कोर्ट बेंच की अपील उसके ऊपर बात हो रही ना। अच्छा, उसके अंदर है क्या? जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि जनाब वो मुनीब अख्तर साहब को शामिल करना चाहिए। मुनीब अख्तर साहब हो नहीं सकते हैं। जिस बेंच ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल का फैसला दिया उसमें एजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा ए मलिक, मुनीब अख्तर तो और जस्टिस एक मिनट लेट मी कंप्लीट। अच्छा, और जस्टिस जो है मुजाहिर अली अकबर नकवी जो है वो थे। नहीं, ये शायद मुजाहिर नकवी के बेंच के हवाले से भी शायद, तो मुजाहिर नकवी साहब के बेंच के हवाले से भी जो है उसके लिए मुनीब अख्तर की बात ठीक है ना। अब बात ये है कि बात तो इंट्रा कोर्ट अपील की कर रहे हैं मतीला जान साहब। इंट्रा कोर्ट अपील पर 4 नवंबर को फैसला हो चुका है। अपने इसी खत के अंदर कहते हैं कि मैंने चीफ जस्टिस को राय दी पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, और कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है मैं जजिस से राय लेने के बाद आगाह कर दूंगा। इसका मतलब वो इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि इसके ऊपर हुई है चीज। ठीक है, अब उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि 2 जजेस जो
कमेटी ऑफ जजेस के अंदर से अक्सरियत जो है वो कर देगी। मेरे तो बहुत सारे एतराजात हैं चले कि देखें जहां तक वो है ना बात, एक तो ये इसने डिस्टर्ब करके रख दिया कि एक आइन और कानून जिसको आप कल अदम करार दे चुके हों, आपको तो वैसे जुडिशल प्रोप्राइटी आपकी ये है कि जनाब मैं तो इसको गैर कानूनी करार दे चुका हूं, तो मैं तो जो है ना इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा, किसी सीनियर मोस्ट जज को बना दें। ठीक है, तो ये बात थी। हाँ, अलबत्ता अगर खत लिखने का शौक है और फिर आज इनको सीनियरिटी का प्रिंसिपल याद आया है तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात है। और ट्रांसपेरेंसी आ रही है सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कि जहाँ पे जजेस कमेटी के मिनट्स भी अपलोड होना शुरू हो गए, वहां पे इनका भी आ गया। चले और अच्छा क्विकली आप भुट्टो के रेफरेंस पे आपके ख्याल में हसनात रेफरेंस को लाइव नशर होना चाहिए नशियात? बिल्कुल, मेरा ख्याल है होगा भी। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो करवाई है उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो शेयर कर दी है वेबसाइट पे। गुड, आज अवेलेबल है कमेटी की जो नहीं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग आज की जो करवाई, आज की जितनी फैसला हो चुका है वो दिसंबर से, लेकिन ये लाइव तो नहीं बोल रहे थे मैं लाइव। अच्छा नहीं, वो उसमें मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, लिंक अब आप जाएंगे तो उसमें रिकॉर्डिंग डिसाइड ये हुआ है, कमेटी ने किया है कि जी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, कोर्ट टाइमिंग के बाद वो अपलोड, लाइव नहीं होगी। लाइव अब देखना होगा। और दरखास्त आई है फारूक नाइक साहब ने बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से, कयूम साहब दरख्वास्त आई है कि लाइव आई है दरखास्त, और फिर जाहिर है वो बेंच फैसला करेगा। अगर बेंच ने फैसला कर दिया कि हाँ लाइव टेलीकास्ट करनी है तो लाइव टेलीकास्ट हो जाएगी। ठीक है जनाब, अदरवाइज वो अपलोड तो होगी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर। बहुत शुक्रिया। ये जो पिछली जो उसमें ये फैसला हो चुका था कि 1 दिसंबर से बेंच 1 की जो मुकदमात हैं जो लीगल नौयत के हैं, मेरा ख्याल शायद जो आइली या पर्सनल इल्जामात या दूसरे केसेस वो शायद ना हो, लेकिन जिनके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लीगल पॉइंट्स हैं वो अपलोड होती जाएंगे। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, इसमें कोई शक नहीं कि चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब ऐसे कुछ हर रोज नई रवायात कायम कर रहे हैं और अच्छी रवायात कायम कर रहे हैं, जिससे यकीनी तौर पे बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत मदद मिलेगी। देखना यह है कि कल रास्त नशियात होती है नहीं, एक ऐसी तारीखी गलती कि जिसका अज़ाला करना है तो क्यों नहीं बराह रास्त। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।